हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें बोथ द वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, और मैग्नेटिक दोनों ही वेक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही वेक्टर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेक्टर। ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों, और एज वेल एज ई एंड बी आर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक। तो लाइट क्या होती है? एक ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही वेक्टर होते हैं, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और एज वेल एज ये क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और जितनी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिनाज हैं, ऑप्टिकल फिनोमिनाज क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब के लिए क्या होता है? इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इसे यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ठीक। इसीलिए इस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल वेक्टर। कभी कभी इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल वेक्टर, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो वेक्टर होता है, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। इसके साथ साथ लाइट के जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, लाइट में जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, या लाइट रे में जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। और या ये कह सकते हैं हम कि जो डायरेक्शन ऑफ जो प्लेन होता है, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें वेव जा रही है इस टाइप से, या इसमें वेव कंसिस्ट कर रही है, तो डायरेक्शन जो इस तरीके से वेव जा रही है एक्स और वाई में, वेव इस तरीके से, तो वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होंगे? जेड डायरेक्शन में। प्लेन एक्स वाई हो गया तो वाइब्रेशन किस में होंगे? जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो लाइट है, लाइट के जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं, या ये कहें कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं जिसमें वेव कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो लाइट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बताया। इसमें फिर से सुन लीजिए क्या होता था। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इससे नेम से क्लियर है कि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही हो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो सपोज इस टाइप से कुछ होता है कि अगर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हो जाएगा, तो ये जो है जेड डायरेक्शन है, इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक वेक्टर। मतलब इस तरीके से होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, और ये मैग्नेटिक वेक्टर है, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिनाज होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं कभी कभी? ऑप्टिकल वेक्टर। और लाइट के जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं, या कहें उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं जो वेव को कंसिस्ट कर रहा है, या प्लेन कंसिस्टिंग द वेव उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, तो उसके लिए देखते हैं पोलराइजेशन में
पोलराइजेशन एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि लाइट पहले क्या होती है कि उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं लाइट के वो सारी डायरेक्शंस में होते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है उसे उसके वाइब्रेशंस को वन साइडेड कर देना, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस को अलाउ करना, यही क्या होता है फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। इसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग, फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं पोलराइजेशन, लाइट का होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसमें जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे, या जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो सारे के सारे सारी डायरेक्शंस में होते हैं, उससे बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट होंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होंगे। अगर प्लेन एक्स डायरेक्शन में चल रही है, प्लेन कंसिस्टिंग एक्स वाई है, जो वेव है एक्स वाई प्लेन में चल रही है, तो डायरेक्शन जेड में ही होंगे। लेकिन कैसे होंगे कि सपोज इसे मैं जेड डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये वेव जा रही है, तो प्लेन दो वाइब्रेशंस क्या होंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब इसमें ही, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके होंगे सारे जेड डायरेक्शन में ही। लेकिन क्या होंगे, या तो बाई जेड प्लेन में होंगे या एक्स जेड प्लेन में होंगे, बाई एक्स बाई प्लेन में नहीं होंगे। एक्स जेड प्लेन में भी परपेंडिकुलर होंगे, एक्स जेड प्लेन होगा वो भी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बाई जेड प्लेन होगा वो भी एक्स जेड प्लेन के। तो जो कि सपोज कोई लाइट है उसके वाइब्रेशंस इनिशियली सारी डायरेक्शंस में है, ये इस तरीके से वाइब्रेशंस हैं उसके सारी डायरेक्शंस में है, तो ये इस तरीके की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, इसे हम क्या बोल देते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब होता क्या है कि पोलराइजेशन का फिनोमिना क्या होता है कि ये जितने भी इसके वाइब्रेशंस हैं उन्हें क्या कर दे, बाकी सारी डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस को रिमूव कर दे, केवल एक ही डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस रह जाएं। जो लाइट है उसके जो वाइब्रेशंस हैं बाकी सारी डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस को रिमूव करके केवल एक ही डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशन रह जाएं, उसे बोलते हैं हम पोलराइज्ड लाइट, ठीक। किस तरीके से, ये सारे डायरेक्शन, ये सारे अभी सारी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस हैं, तो फिर केवल ऐसे ही रह जाएं, ठीक। ये क्या हो जाएगी, इस तरीके की लाइट को हम क्या बोल देंगे, इस तरीके की लाइट को हम क्या बोल देंगे, पोलराइज्ड लाइट, ठीक। और एक ही डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे कि हम बोल देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। करते कैसे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन के फिनोमिना को करने के लिए हम करते क्या हैं कि इसमें हम पोलराइजर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, इस लाइट को पोलराइज्ड करेगा। पोलराइजर क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, वो क्या करेगा, क्रिस्टल होगा, वो क्या करेगा, जो वाइब्रेशंस हैं इन्हें रिमूव करेगा। कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले इसमें हम टॉरमेलिन के क्रिस्टल को यूज करते हैं, टॉरमेलिन के क्रिस्टल को यूज करते हैं। टॉरमेलिन के क्रिस्टल को जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को, इस तरीके की लाइट है ये, जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी टॉरमेलिन क्रिस्टल से हम पास कराते हैं, ये सपोज ये कोई लाइट है, इसे हम टॉरमेलिन क्रिस्टल से पास कराएं, ये टॉरमेलिन का क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक। ये टॉरमेलिन का क्रिस्टल है, जब ये लाइट टॉरमेलिन के क्रिस्टल से पास होगी तो क्या करेगा, ये टॉरमेलिन क्रिस्टल की प्रिंसिपल एक्सेस है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये जो लाइट जब जाएगी इस टॉरमेलिन के क्रिस्टल से, तो टॉरमेलिन का क्रिस्टल क्या करेगा, केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को अपने अंदर से पास होने देगा जो इसके प्रिंसिपल एक्सेस के प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होंगे, जो उन्हीं केवल और केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को अपने अंदर से पास होने देगा जो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होंगे। जो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल नहीं होंगे उन्हें इसके अंदर से पास नहीं होने देगा। तो देखिए ये अगर रखा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, तो केवल यही वाले वाइब्रेशंस में से पास होंगे। तो इससे जो लाइट निकलेगी, इधर जो लाइट आएगी उसमें केवल और केवल इस तरीके के वाइब्रेशंस होंगे, केवल और केवल इस तरीके के वाइब्रेशंस होंगे। यही लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ कि जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से हम यूज करते हैं तो पोलराइजर क्या करता है, केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को अपने अंदर से पास होने देता है, केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को अपने अंदर से पास होने देता है जो वाइब्रेशंस उसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होंगे। प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल जो वाइब्रेशंस होंगे वो जब इससे पास होंगे तो केवल एक ही तरह के वाइब्रेशंस रह जाएंगे उसमें, इस तरीके की वाइब्रेशंस रह जाएंगे, तो इस तरीके के वाइब्रेशंस रह जाएंगे, मतलब इसमें एक ही साइड के वाइब्रेशंस रह जाएंगे, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडनेस, प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडनेस। ठीक है, इसका मतलब जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडनेस आ जाती है, मतलब उसमें उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं पोलराइजेशन ऑफ, इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट का पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पोलराइजेशन क्या होता है, when an unpolarized light passing through any tourmaline crystal या passing through any polarizer, then the polarizer will pass only these vibrations from it which will be parallel to its principal section, and this gives the property of one-sidedness to the light, and this light is called plain polarized light, या दूसरे शब्दों में कहें the property to attain the one-sidedness by the light is called polarization of light। ठीक है, किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट द्वारा एक वन साइडनेस प्रॉपर्टी को अटेन करने की जो फिनोमिना होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं, और इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं किसी एनालाइजर से। एनालाइजर भी क्या होगा, कोई क्रिस्टल ही होगा, टॉर्मेलिन क्रिस्टल भी हम यूज करते हैं, कुछ भी किसी दूसरी मटेरियल का क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं, मैंने टॉर्मेलिन के लिए लिखा है, आप कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंटेंसिटी मेजर करेगा इस लाइट की, कि ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, मेलस लॉ देखते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो है इसी के रिलेटेड है मेलस लॉ, उसे हम देखते हैं। मेलस ने क्या बोला कि जब कोई लाइट किसी एनालाइजर से ऑब्जर्व की जाती है, जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइजर से ऑब्जर्व की जाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पोलराइजर और एनालाइजर, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच बनने वाले एंगल थीटा के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी टॉर्मेलिन क्रिस्टल से या पोलराइजर से पास करके एनालाइजर से ऑब्जर्व किया जाएगा तो जो लाइट की इंटेंसिटी, जो एनालाइजर पे जो लाइट आ रही है उसकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच बनने वाले एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज मेलस लॉ। कैसे होती है देखिए, मान लेते हैं ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक, ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, ये यहाँ आके टॉर्मेलिन क्रिस्टल पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से निकलने के बाद इसमें प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडनेस आ गई। ठीक, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल है पोलराइजर के जैसा, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहाँ जाके एक हमने एनालाइजर रखा हुआ है थीटा एंगल पे, यहाँ थीटा एंगल पे हमने एक एनालाइजर रखा हुआ है, ये भी क्या है, टॉर्मेलिन का क्रिस्टल है। तो यहाँ से जो लाइट पास होगी इसका प्रिंसिपल सेक्शन ये है। तो ये जो लाइट जा रही है इनके बीच जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया, इसके और इसके बीच एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये जो लाइट जा रही है इसकी क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ड्रा हो जाएंगे। ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये जो लाइट जा रही है सपोज इसका एम्पलीट्यूड ये है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin थीटा। अब मैंने पहले ही बोला था कि टॉर्मेलिन क्रिस्टल क्या करता है, या जो पोलराइजर होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को पास होने देता है जो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल हो। यानी यहाँ से जो लाइट पास होगी वो केवल cos थीटा वाली वही इसके पैरेलल हो रही है, वही इसके अंदर से पास होगी, बाकी तो कोई पास होगी नहीं। तो ए जो लाइट पास होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, a
कॉस स्क्वायर सॉरी ए कॉस थीटा। ठीक, अब I इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, इंटेंसिटी क्या होती है ए स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट। ये क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये हो गया मेलस लॉ। अब इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट। इस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का जब एंगल 0 होगा तो जो प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है एनालाइजर से उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तब I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू 0 यानी आई नॉट इंटू 0 यानी I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस कंडीशन में वो मिनिमम होगी। इसका मतलब जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे होंगे तब एनालाइजर से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं फिर से बता देता हूँ।